हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हम यूनिट 2 में हैं। क्लास 11th में हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसमें से हमने चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करी हुई है अपने लास्ट क्लास से, और चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हम देख रहे हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में 2 स्टेप्स लिए जाते हैं, क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का क्या मीनिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हम करते क्यों हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, वहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली है। आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे अगले टॉपिक पे जो कि होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन के विशेषताएं क्या क्या होती हैं या कह सकते हैं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छा क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर द टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में। और उसमें उसको मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कुछ पॉइंट वाइज देखेंगे, डील करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में वो है आपका कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ डेटा। देखिए, एक अच्छा क्लासिफिकेशन आपका वही होता है, एक अच्छा क्लासिफिकेशन की विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वो होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऐसा कि वो डेटा के कॉम्प्रिहेंसिवनेस को बताए। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप बतला रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उस इन्फॉर्मेशन की जो भी व्यापकता है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब हो गया विस्तार पूर्वक, ठीक है, व्यापक रूप से, बहुत ही विस्तारित तरीके से। तो जो भी डेटा का आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है और उस डेटा का आप जो भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो एक अच्छा क्लासिफिकेशन ज़रूर इंफॉर्मेशन को कह सकते हैं कि काइंड ऑफ अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस में रिस्ट्रिक्ट करता है। बट अच्छा क्लासिफिकेशन वही होगा जो उस इंफॉर्मेशन के कॉम्प्रिहेंसिवनेस को भी इंक्लूड करे। मतलब आप जितनी मर्जी क्लासेस बना लें, दैट इज़ अप टू यू, दैट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स कि किस तरह की जानकारी है और उसी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करना है। लेकिन क्लासिफिकेशन अच्छा वही होगा जिसमें डेटा को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम दिखा पाते हैं। डेटा को हम बहुत ही डिटेल में हम क्लासिफाई अगर करें इनटू डिफरेंट क्लासेस, तो दैट वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है क्लियर क्लासिफिकेशन। एक अच्छा क्लासिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। आप उसमें जितने भी रोज बना दो, कॉलम्स बना दो, वो जो भी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, मान लो ए बी सी ऐसा कुछ आपने क्लासेस बनाया हुआ है जिसमें आपने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने एज लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने और क्या लिखा हुआ है, हाइट लिखा हुआ है, फिर एक तरफ आप वेट लिख रहे हो, तो ये जो हो गया ना, आपने इस तरह से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। आपने कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन किया है कि यहाँ पे हमको पता लग रहा है कि जो फर्स्ट कॉलम है वो एज को बता रहा है ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स और डिफरेंट चिल्ड्रंस। ठीक है, ये एज को बता रहा है। वहीं पे दूसरा जो कॉलम है वो हाइट को दिखा रहा है। ये जो कॉलम है तीसरा, ये वेट को दिखा रहा है। अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें तो ये जो फर्स्ट रो है, ये जो बच्चा है जिसका नाम है ए, उसके एज, हाइट, वेट को दिखा रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक अच्छा क्लासिफिकेशन वो होगा जो कि क्लियर हो।
आपके रोज, कॉलम्स, डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस आप जो भी बना रहे हो, उसमें आपका हर एक क्लास या हर एक ग्रुप क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करता है उसको वो क्लियरली शो कर सके, एग्जिबिट कर सके। तो एक अच्छा क्लासिफिकेशन जो होगा वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, क्लासिफिकेशन जो है, अच्छा क्लासिफिकेशन कौन होगा, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और पॉइंट है कि अ गुड क्लासिफिकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस, आप उसके अनुसार क्लासिफिकेशन अगर कर सकते हैं तो आपका क्लासिफिकेशन अच्छा होगा। रिजिड फॉर्म में क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि एक तरफ हमको नेम लिख रहे हैं तो नेम ही हो हर बार, दूसरी तरफ हम क्वालिटीज़ लिख रहे हैं तो क्वालिटीज़ ही हो, या रोज़ में हम नेम लिख सकते हैं, कॉलम्स में हम सिर्फ क्वालिटीज़ लिख सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक अच्छा क्लासिफिकेशन ऐसा हो कि आप अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, आप क्लासिफिकेशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। आप नेम यहाँ लिख रहे हो, आप नेम यहाँ पे भी लिख सकते हो। आपने एज वगैरह जो है फर्स्ट कॉलम में लिखा, आप एज फर्स्ट रो में भी लिख सकते हो। तो ये जो लिटिल बिट चेंजेस हैं जो आपको एक अच्छा क्लासिफिकेशन अलाउ करता है, दैट क्वालिटी इज called flexibility. So one of the important characteristics of a classification that it should be flexible according to the study, according to the conditions of the given inquiry होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्थमेटिक एक्यूरेसी। एक अच्छा क्लासिफिकेशन कैसा होगा, तो एक अच्छा क्लासिफिकेशन जो होना चाहिए उसमें अर्थमेटिकली एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। मतलब एक अच्छा क्लासिफिकेशन की विशेषताएं हैं, विशेषताओं में से एक पॉइंट है कि उसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए। जैसे मान लें कि यहाँ पे एज है, या मान लो कि कुछ और हम यहाँ दिखा रहे हैं, प्रोडक्शन हम दिखा रहे हैं, मान लो फर्स्ट कॉलम से हम प्रोडक्शन दिखा रहे हैं और नेक्स्ट जो लास्ट आपका 5वां रो है उसमें हम टोटल दिखा रहे हैं। अब आपने यहाँ प्रोडक्शन दिखा दिया, ये ए बी सी डी, तुम वेजिटेबल्स मान लो, ठीक है, या तुम मान लो कोई भी ग्रेन्स मान लो। अब हम दिखा रहे हैं कि ये वैल्यूज़ परसेंटेज में है, तो परसेंटेज का टोटल 100 ही होगा, ये बात हमको मालूम है। अब यहाँ पे अगर हमने दिखाया, यहाँ पे ए का 15% प्रोडक्शन है, बी का 10% प्रोडक्शन है, सी का 25% प्रोडक्शन है और डी का 50% प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे आप डेटा दिखा रहे हो, आपने डेटा को डिफरेंट क्लास में बांटा, आपने टोटल दिखाया, टोटल में आपने यहाँ दिखाया 100, दैट इंडिकेट्स कि हमने जब इन सारे वैल्यूज़ को ऐड किया है तो रिजल्टिंग वैल्यू मेरा 100 आया। तो ये जो हुआ कि 15 + 10 + 25 + 50 इज इक्वल्स टू 100, ये करेक्ट होना चाहिए। ये ना हो कि अगर आप इनको जोड़ो और पता चले कि ये 100 नहीं आ रहा, या तो 100 से कम आ रहा है या 100 से ज़्यादा आ रहा, तो फिर ये आपका अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं होगा। तो अगर आप क्लासिफिकेशन में आप डेटा को दिखा रहे हो तो वहाँ पे आपको ये मेक श्योर हो जाना होगा कि वो अर्थमेटिकली आपका एक्यूरेट है, मतलब उसमें एक्यूरेसी आपकी बरकरार है रिगार्डिंग द डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन आपने इंक्लूड किया है उसके अनुसार, तो वो एक अच्छा क्लासिफिकेशन होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका अ गुड क्लासिफिकेशन शुड बी सूटेबल टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। एक अच्छा क्लासिफिकेशन ना हमेशा जो भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको सूट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक अच्छा क्लासिफिकेशन आप वैसे ही करोगे जो आपके स्टडी का पैटर्न है या जो आपके स्टडी का ऑब्जेक्टिव है। अगर मेरी स्टडी में मुझे बच्चों के फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे ये फाइंड आउट करना है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ,
ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा बच्चा सबसे बेहतर है इन फिजिकल, तो फिजिकली फिट कौन सा बच्चा है, मान लो ऐसा कुछ है, तो फिर हम उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। हम एज ले रहे हैं, हम हाइट ले रहे हैं, हम वेट ले रहे हैं, और फिर हम उस हिसाब से इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हैं। तो एक गुड क्लासिफिकेशन की क्वालिटीज़ में ये भी आ जाता है कि वो जो होगा सूटेबल होना चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी से। जो भी कंडीशंस हैं हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी के, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसके अनुरूप हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ये नहीं कि हमारा पता करना था हमें हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग एज का, और हमने यहाँ पे कुछ और हॉबीज़ कर दिया है। या चूँकि आप जब डेटा फील्ड से कलेक्ट करके लाते हो, तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड होता है, फर्स्ट बहुत हैप्पजार्ड होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और बहुत सारे रिलेटेड फैक्ट्स भी आ जाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वो तो होता ही है, साथ में रिलेटेड फैक्ट्स भी होते हैं। तो फिर उस तरह के केसेस में आप अगर उन सारे डेटा को पुट कर दोगे इनटू द क्लासिफिकेशन, तो हमारे ऑब्जेक्टिव का, हमारे इंक्वायरी का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो पता ही नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए क्लासिफिकेशन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी बनाना चाहिए। अगला पॉइंट है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, होमोजेनिटी ऑफ डेटा। देखिए, एक अच्छा क्लासिफिकेशन ना दिखाता है कि हर एक क्लास में आप जो भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं, जो भी कंटेंट आप कंटेन करते हैं, वो होमोजीनियस होना चाहिए। मतलब एक तरह की जानकारियों को आप एक क्लास में रखेंगे, दूसरे तरह की संबंधित जानकारियों को आप दूसरे क्लास में रखेंगे। इंफॉर्मेशन अलग होंगे, ऑफ कोर्स, अलग होते हुए भी वो एक जैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने ये एक कॉलम बनाया हुआ है, ये मान लो पहला कॉलम है हमारा। अब यहाँ ये पहला है, ये दूसरा कॉलम है। दूसरे कॉलम में एज ऑफ द स्टूडेंट्स हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे एज हर एक का अलग है, हर एक का एज अलग है, लेकिन फिर भी ये सब सेम है, फिर भी इनमें होमोजिनिटी है। बिकॉज ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है, मान लो ना 15, 10, 25, 50 मान लीजिए, तो ये आपका दिखा रहा है कि डिफरेंट पर्सन का एज क्या है। तो भले ये फिगर्स एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं, बट स्टिल दे आर होमोजीनियस। तो जो होमोजीनियस डेटा है इन नेचर, उसको हमने एक क्लास में रखा है। दूसरे क्लास में हम हाइट देख रहे हैं सेंटीमीटर्स में, 150, 165, 170, 145 सेंटीमीटर्स में हम हाइट देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये सारे फिगर्स, नंबर्स एक दूसरे से बेशक अलग हैं, बट स्टिल दे आर होमोजीनियस, बिकॉज ये सारे नंबर्स जो है ना, वो आपको डिफरेंट पर्सन का हाइट बता रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि आप क्लासिफिकेशन में जितने भी क्लासेस बनाएं, हर एक क्लास में आप जो भी डेटा इंक्लूड करें, उनमें होमोजीनिटी होनी चाहिए, वो डेटा आपके होमोजीनियस होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ पॉइंट्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन, कि एक अच्छा क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए भाई, ऐसा होना चाहिए, ये सारी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा के क्लासिफिकेशन का मतलब, उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी क्वालिटी सब जान ली हमने। अब हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन के कितने तरीके होते हैं, हम इंफॉर्मेशन को कितने तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, हम ये बात डिस्कस करते हैं। तो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो देयर आर मेन 4 मेथड्स टू क्लासिफाई डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपका होगा वो है ऑन द बेसिस ऑफ, आप किसी भी तरह की जानकारी को बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के आधार पर, समय के आधार पर जब हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, तो उस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
तो उस तरह के क्लासिफिकेशन को हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जब आप डेटा को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप इंफॉर्मेशन को डिवाइड, बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, बहुत तरह की जानकारियाँ होती हैं, अगर आप उन सारे इंफॉर्मेशन को मान लीजिए समय के आधार पे बांट रहे हैं, जैसे कि आपने ईयर्स के बेसिस पे बांट दिया, डिफरेंट ईयर्स में आप प्रोडक्शन दिखा रहे हो, आप मंथ्स के बेसिस पे बांट रहे हैं इंफॉर्मेशन को, आप डिफरेंट मंथ्स में किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के सेल को दिखा रहे हो तो वो हो गया, आप डेज के बेसिस पे दिखा रहे हो, कोविड-19 के रिपोर्ट्स, कोविड-19 के केसेस तो हर दिन के आ रहे थे कि आज इतने पॉजिटिव केसेस आए, आज के डेट पर इतने लोग जो हैं वो रिकवर हो गए हैं, आज के डेट पे इतने लोगों की मौत हो गई हैं, या नेक्स्ट डे। तो जो डेट वाइज हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मंथ वाइज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ईयर वाइज इंफॉर्मेशन अगर हम दिखा रहे हैं, तो दैट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। सेकंड, इन सबको हम डिटेल में अभी देखेंगे वन बाय वन करके। सेकंड जो हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। अगर आप डेटा को क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, लोकेशन के बेसिस पर आप अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो उसे हम कहेंगे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। एरिया के बेसिस पे हम बांट रहे हैं, जैसे कि कंट्रीज़ के बेसिस पे हम डेटा बांटते हैं, हम स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, हर एक स्टेट में एजुकेशन का क्या स्टेटस है, पॉपुलेशन क्या है, क्या टैक्सेस चल रहे हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज हम दिखाते हैं कि अलग अलग ज़िलों में किस तरह की जानकारियां हैं। तो तमाम किस्म के आधार बेस जो कि लोकेशन को दिखा रहे हैं, एरिया वाइज वो आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, तो दैट classification is called geographical classification. Now the third classification is on the basis of, now the third method of classification is on the basis of magnitude. अगर आप इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करते हैं वैसे आधार पर जिनको हम न्यूमरिकली दिखा सकते हैं, उनके मैग्नीट्यूड के बेसिस पर अगर आप बंटवारा करते हैं, तो दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक वर्गीकरण, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड बड़े सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम न्यूमरिकली दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट, सैलरीज, हम दिखा सकते हैं एज, वेट, हाइट, ये सब हम दिखा रहे हैं तो इसको हम न्यूमरिकली दिखा सकते हैं। दीज आर द फैक्ट्स। हाइट हो गया, मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ, तो इसको हम न्यूमरिकली दिखा रहे हैं, राइट। 150 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 170, तो इसको हम न्यूमरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पर्सन के नेम लिख रखे हैं, हमने उनका एज, हाइट, वेट दिखाया है, हमने यहाँ 50 kg है, 60 kg है, 55 kgs है, वेट को हमने kgs में लिया हुआ है, और यहाँ पे ये आपका 62 kg है। तो आप यहाँ पे जितने भी टर्म्स देख रहे हैं, फैक्टर्स देख रहे हैं, चाहे वो एज हो, हाइट हो, वेट हो, इन सब को आप गौर करें तो हम न्यूमरिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये न्यूमरिकली हम दिखा रहे हैं। तो क्योंकि इस तरह के डेटा को, फैक्टर्स को हम न्यूमरिकली दिखा सकते हैं, और जब हम इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें तो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। एंड नेक्स्ट और फोर्थ जो टाइप है क्लासिफिकेशन का, वो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। आप एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हो। एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे का मतलब हुआ कि जब हम किसी भी तरह की जानकारी को क्वालिटीज़ के बेसिस पे, उन फैक्टर्स के बेसिस पर बांटें
जिनको हम न्यूमेरिकली नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण, तो गुणों के आधार पर जब हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं तो उसे हम गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि हमने पर्सन वाइज क्लासिफाई कर दिया है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं A, B, C 3 लोग हैं, इनको हमने क्लासिफाई कर लिया। मान लीजिए जैसे एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो A इज एम्प्लॉयड, B इज नॉट एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड, C इज अगेन एम्प्लॉयड। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने न्यूमेरिकली इंफॉर्मेशन नहीं दिखाया है, हमने यहाँ पे क्वालिटीज दिखाई है। एम्प्लॉयमेंट इज अ क्वालिटी, आप एम्प्लॉयड हो सकते हो, आप अनएम्प्लॉयड हो सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा हो गया जैसे आपकी ब्यूटी, इधर A इज ब्यूटीफुल, B इज मोर ब्यूटीफुल, C इज नॉट सो ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। कलर के बेसिस पे कर सकते हैं, डस्की, मिल्की वाइट, वाइट, इस तरह से। तो ये हो गया जैसे कलर हो गया आपके, ब्यूटी हो गई आपकी, एम्प्लॉयमेंट हो गया आपका। इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं जो गुणों को प्रदर्शित करें, उसके बेसिस पर अगर क्लासिफिकेशन किया तो दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो ये मेन 4 मेथड्स होते हैं डेटा को क्लासिफाई करने के। हम लोगों को इन चारों मेथड्स को डिस्कस कर लेना है कि क्या मेथड्स हैं, किस तरह से हम इस तरह के क्लासिफिकेशन को पूरा करते हैं। तो चलिए फटाफट से ये क्लासिफिकेशन हम करके देखें, 1 बाय 1 करके हम इन सारे क्लासिफिकेशन को देख लेंगे। हालांकि मैंने जो सारी बातें आपको बताई हैं अभी, बिल्कुल वही चीज़ है इसमें। शुरुआत करेंगे हम अपने पहले मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन से, विच इज़ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, जो सबसे पहला है हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे समयानुसार वर्गीकरण। मैंने बताया कि इसमें हम ये लिखा हुआ भी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जब हम डेटा को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लैग, तो उस तरह के क्लासिफिकेशन को हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। टाइम के बेसिस पे इन रेफरेंस टू टाइम, इसमें हम डेटा को क्लासिफाई कर देते हैं विथ रेफरेंस टू टाइम, सच एज ईयर्स, मंथ्स, डेज, ETC। ओके, इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है, एक डेटा हमने कलेक्ट किया है और इस डेटा को हमने डिफरेंट ईयर का डेटा हमने कलेक्ट किया। एक तरफ हम ईयर्स ले लेंगे और दूसरी तरफ हम प्रोडक्शन देख रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ राइस हम देख रहे हैं। ये प्रोडक्शन हम ले रहे हैं टन्स में, सपोज ये हम टन्स में ले रहे हैं। अलग अलग ईयर वाइज हमने प्रोडक्शन ऑफ राइस लिया है इंडियन इकोनॉमी में 1991, 2001, 2011 एंड 2021 सपोज। अब यहाँ पे जो भी डेटा है हमारे टन्स में, सपोज 1991 में प्रोडक्शन था आपका 50 टन्स ऑफ राइस इन एन इंडियन इकोनॉमी। 2001 में इट वाज 123 टन्स। 2011 में ये 345 टन्स हो गया। 2021 में इट वाज 551 टन्स। तो यहाँ पे ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, ये एग्जाम्पल आपको दिखा रहा है, ये क्लासिफिकेशन आपको दिखा रहा है। पहला क्लास इसका ईयर दिखा रहा है और दूसरे क्लास में हमने प्रोडक्शन ऑफ राइस लिया हुआ है। यहाँ पे ये जो टेबल है ये शो करता है कि
डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में या स्टेट में, आप कुछ भी ऐसा समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ राइस जो है वो हमारा कितना हो रहा है। तो ये जो क्लासिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है, इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, पहले में बस इतना ही जानना है। अगले पे चलते हैं, दैट इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड जो टाइप है क्लासिफिकेशन का, जो मेथड है, दैट इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें हम डेटा को क्लासिफाई कर देते हैं, बांटते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस विथ रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस के बेसिस पे, तो विथ रेफरेंस टू जियोग्राफिकल लोकेशंस, विथ रेफरेंस टू लोकेशंस या एरियाज सच एज, आप अगर डेटा को बांट रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज, तो उसमें जैसे कि मान लें कि हम एरिया वाइज ले रहे हैं कंट्री, हमने कंट्री वाइज इंफॉर्मेशन लिया हुआ है, उसको बांटा है, या स्टेट वाइज हम इंफॉर्मेशन बांट रहे हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट रहे हैं। तो इस तरह की तमाम किस्म की जो क्लासिफिकेशन कहलाएगी, जो इस आधार पे की जाती है, उसे हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। अगर मैं इसी डेटा को बदल दूं, यही सेम एग्जाम्पल को मैं समझा दूं, तो जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ राइस लिया था, मान लीजिए कि हम यहाँ पे स्टेट ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्या प्रोडक्शन हुआ है राइस का, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि अलग अलग आप स्टेट ले लेते हो, पंजाब हो गया आपका, बिहार हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे आप ले लो ना कुछ भी, आपका हो गया मुंबई सपोज। अब मुंबई या महाराष्ट्र बोलें, अब देखो यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर दिया है। ये क्लासिफिकेशन दिखा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में प्रोडक्शन ऑफ राइस कितना हुआ है टन्स में, मतलब अलग अलग स्टेट जो है, राज्य हैं देश के, और वहाँ पे किसी भी मतलब वहाँ के अलग अलग प्लेसेस पर जो आपका राइस का प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है, ये क्लासिफिकेशन उसको दिखला रहा है। यहाँ पे हमने जियोग्राफिकल एरिया का रेफरेंस दिया है, यहाँ पे हमने उन फैक्टर्स को लिया है जो लोकेशंस को दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका, इस तरह का क्लासिफिकेशन हो गया आपका जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारा सेकंड टाइप था। थर्ड टाइप पे अगर चलें, तीसरे तरह के क्लासिफिकेशन की बात करें अगर, तो वो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। मैंने अभी अभी बोला कि मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हम बंटवारा करते हैं। थर्ड इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में हम डेटा को क्लासिफाई कर देते हैं विथ रेफरेंस टू, उस आधार पर, किस आधार पर, तो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, उस आधार पर जिनको कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर न्यूमेरिकली expressed such as height, weight, age, salary, या जिसको हम बोल सकते हैं इनकम, etc। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि जब भी आप स्टैटिस्टिकल डेटा को क्लासिफाई करते हैं, उस रेफरेंस पर, उस बेसिस पर, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें, तो वो क्लासिफिकेशन हमारा कहलाएगा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे हम नेम ऑफ द पर्सन ले लेते हैं, एक तरफ नेम ऑफ द पर्सन हम बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम उनका इनकम ले लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेटा को क्लासीफाई किया है, नेम वाइज हमने पर्सन लिए हैं डिफरेंट, और हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर रहे हैं। मान लो कि नाम है राम, श्याम, रीता, सुनीता, चलो गीता, ठीक है। इनकम हम ले रहे हैं, और राम का जो एनुअल इनकम है, यहाँ पे एनुअल इनकम की बात करें वो है 5 लाख। श्याम का इनकम है 3 लाख, इनकम एनुअली देख रहे हैं हम इस एग्जाम्पल में। रीता का है 10 लाख, और जो गीता है उसका एनुअल इनकम हो गया 7 लाख। तो यहाँ पे हम जो भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का, वो हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ दोज मैग्नीट्यूड जिनको हम न्यूमरिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्लासिफिकेशन जो है उसको हम ज़रा देख लें कि वो क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव। जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था, मैंने आपको अभी बताया है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में, कि ये एक ऐसा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है आंकड़ों का। डेटा को हम अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से बांटते हैं कि जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन टर्म्स के बेसिस पे जिनको हम न्यूमरिकली नहीं दिखा सकते हैं। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम स्टैटिस्टिकल डेटा को क्लासिफाई करते हैं विथ रेफरेंस टू एट्रीब्यूट्स। विथ रेफरेंस टू एट्रीब्यूट्स, गुणों के आधार पर हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। एट्रीब्यूट्स सच एज ब्यूटी, ऑनेस्टी, आप कितने ईमानदार हैं, ऑनेस्टी, एम्प्लॉयमेंट, कलर, बहुत तरह की चीज़ें हैं। एम्प्लॉयमेंट है, लिटरेसी हो गया आपका, ये भी एक तरह का एट्रीब्यूट है। आप लिटरेट हो सकते हैं, आप इलिटरेट हो सकते हैं, ETC। अब आप अगर इस तरह के गुणों के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण करें तो इस तरह के वर्गीकरण को हम क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक वर्गीकरण के नाम से जानेंगे। अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं स्टेट ऑफ, या सिंपल बोले तो स्टेटस, मान लो चलो स्टेटस, और दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, स्टेटस है एक तरफ और दूसरी तरफ उनका कितने लोग हैं हम वो ले रहे हैं। अब स्टेटस में हमने यहाँ पे लिया हुआ है, एक तरफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हम बांटेंगे और दूसरी तरफ हमने लिया हुआ है लिटरेसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि कितने वर्कर्स हैं जो हमारे एम्प्लॉयड हैं और लिटरेट हैं, कितने ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं बट दे आर लिटरेट या इलिटरेट, ऐसा कुछ। तो एम्प्लॉयमेंट, इसको कुछ ऐसा बांटे, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं अनएम्प्लॉयड। मैंने क्या बोला कि हम देख रहे हैं कि कितने वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉयड हैं एंड दे आर लिटरेट, पढ़े लिखे भी हैं, और कितने ऐसे एम्प्लॉयड पर्सन हैं जो कि इलिटरेट हैं। पढ़े लिखे लोग कितने हैं जो काम कर रहे हैं, अनपढ़ लोग कितने हैं जो काम कर रहे हैं। अगेन पढ़े लिखे कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो कि इलिटरेट हैं एंड दे आर अनएम्प्लॉयड। इस तरह का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो अच्छा, जो भी वैल्यूज़ हम ले रहे हैं वर्कर्स का वो परसेंटेज में दिखाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो होंगे वो एम्प्लॉयड 100%, अनएम्प्लॉयड 100%। ठीक है, परसेंटेज में ले रहे हैं इसीलिए। अब लिटरेट पर्सन जो है वो 60% है और इलिटरेट लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं वो आपके 40% है। वहीं पे अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या में से पढ़े लिखे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं वो 55 हैं और जो अनपढ़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो आपके 45% में है। यहाँ पे आप देखोगे हमने क्या किया है, हमने इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई किया है, आंकड़े लिखे हैं हमने अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स जिनको हम न्यूमरिकली एक्सप्रेस
नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट दिखा रहे हैं, ये जो अब हमने फैक्टर्स लिए हुए हैं जो कि गुणों को दिखा रहे हैं और इसके बेसिस पे हमने डेटा को क्लासिफाई कर लिया, तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने आज मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज के इस क्लास में हम लोगों ने दो बातें सीखी हैं। एक तो कि क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए या कैसे होते हैं, और दूसरा कि मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब डेटा को अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस में बांटने के कितने तरीके हैं, कौन कौन से हैं, और फिर हम लोगों ने उसको एग्जाम्पल वाइज भी कंप्लीट कर लिया है, क्लियर कर लिया है। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 हाफ कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को शुरू करेंगे जो कि होगा स्टैटिस्टिकल सीरीज। थैंक यू।